नमस्ते, लाल सलाम। मैं आप लोग का मनिल कर्मा, जो सोशल मीडिया में एमके मीडिया के नाम से जाना जाता हूँ। 9 जुलाई 2013 को मैंने पार्टी से भाग आया हूँ, या फिर पार्टी के द्वारा भगा दिया गया है, जो भी है। और तब से आज लगभग 8 साल होने को है। और 8 साल बाद मैं इस वीडियो के तहत आप लोग तक एक बात जो है मेरे मन में हमेशा रही है, वो पहुँचाना चाह रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले जैसे आया 2013, सीधा रायपुर गया, आपको पुलिस के हवाले किया। यहाँ आने के कुछ दिन के बाद एसपी साहब के द्वारा डायरेक्ट ही पुलिस की नौकरी का प्रस्ताव रखे थे। मैंने साफ कह दिया उस समय कि नहीं, मुझे पुलिस की नौकरी नहीं करनी है। उस समय क्या है, पार्टी से नया नया आया था, तो यहाँ के जीवन जीने का तरीका, पैसों की अहमियत कुछ पता नहीं था। तो फिर धीरे धीरे यहाँ रहते रहते फिर मैंने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जैसे सबसे पहले प्यून चपरासी का काम किया, उसके बाद फिर लेबर मजदूरी का काम किया। फिर ये सब करते करते फिर मेरी फैमिली भी आ गई, मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। तो फिर मैंने इन कामों से मेरे को जो रकम, जो भी पैसों की ज़रूरत है, वो सिर्फ जीवन काटने लायक या फिर एकदम थर्ड क्लास का जीवन काटने लायक का। अगर मैं इसी तरह रहा तो मैंने अपने आप को जिस तरीके से मैं सोच के वहाँ से पार्टी से भाग आया, तो वो जो एक सपना है, तो सपने के लिए जो मैं जीना चाह रहा हूँ या फिर चलना चाह रहा हूँ, तो इसे ऐसे ही अगर चलता रहा तो मैं अपनी आगे कभी नहीं बढ़ पाऊँगा। हालत के सामने मैंने झुक गया और 2014 में बीजापुर पुलिस के समक्ष गया। फिर उसके सामने सरेंडर का प्रोसेस जो भी होता है उसने सरेंडर करा के 2015 से फिर मेरे को गोपनीय सैनिक के रूप में यहाँ नियुक्त कर दिया गया है। तब से लेके मैं भैरवगढ़ थाना में रह के जो भी है नौकरी कर रहा था। 2015 से 2017 तक का मैंने शांतिपूर्ण तरीके से हमेशा नौकरी किया हूँ। लेकिन 2017 में कुछ ऐसे घटनाएँ हुए हैं जो कि आपकी नज़र में लगता है कि मेरे द्वारा हुआ है, फिर मैं उसमें ज़्यादा या अपना फिर दबंगाई दिखाया, फिर पुलिसगिरी दिखाया। जैसे आपको जो भी है, आपके पास सूचना जो भी है, आपके पास खबर मिले, उसके अनुसार लगता है ना, तो उसके तहत मेरे को ऐसा हुआ है। और उसके बाद फिर मेरे लोग आपके पार्टी के द्वारा मुझे मारने के लिए हमेशा से बयान, मतलब जो मैं सुना हूँ उस अनुसार कह रहा हूँ, कहा गया है कि वैसे एक बार सुनने को मिला कि उसके जो मेरे 2 साथी हैं, जो रमेश सोमा और मनकू उर्फ भगत जो है, इन 2 लोगों को तो मार दिए। अब ये 2 मर गया, ये तीसरा एक न एक दिन तो आएगा ही, कहाँ छुप के रहेगा। इस तरीके से बयान दे के मेरे को जो मारने का टारगेट आप लोग कर रहे हैं, किए जा रहे हो अभी तक का, तो ऐसे मेरे ऊपर आप लोग का जो भी है आपकी पार्टी निशाना कर किया जा रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है, मैं जब यहाँ पहली बार आया, अगर आप लोगों को लगता है कि जैसे बाकी जो भी वहाँ से भाग आते हैं, उन छोड़ आते हैं, उसके बाद यहाँ पुलिस की नौकरी जो भी है प्रशासन के तहत मिलता है, उसके बाद फिर यहाँ नौकरी देते हैं। उसके बाद हर कोई यही चाहता है कि पार्टी का सूचना दूंगा, पार्टी के बारे में छोटी जो भी है टुकड़ियों के दलों के बारे में जानकारी ला के फिर उन पर अटैक करा के मरवा के फिर यहाँ तरक्की करूँगा, फिर अपनी लाइफ जीऊँगा, ये है वो है, सब यहाँ हर कोई चाहता है, चाहे वहाँ से आए वाले हो, चाहे यहाँ कोई भी हो। यहाँ की ये है स्थिति। तो ये सबको मैं इस तरह का मानसिकता मैंने कभी रखा ही नहीं। देखो, मेरे को नौकरी, मेरी हालत की वजह से मेरे को नौकरी करने के लिए मैं मजबूर हुआ, नौकरी में गया। लेकिन नौकरी में जब गया तब से लेकर मैं लास्ट तक का मैं सिर्फ यही समझ के नौकरी किया कि मेरे को सिर्फ नौकरी करना है, ना कि किसी से दुश्मनी, ना कि नक्सलवाद को खत्म करना है, ना पुलिस को ये साथ देना है, ना उसका साथ देना। मैं क्योंकि देखिए, आपकी पार्टी में रहते समय मैं आपकी पार्टी की वातावरण, माहौल को मैं अच्छी तरह से देखा समझा, जो भी है मैं अपने नज़र से बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आया, यहाँ भी मैंने देखा समझा, तो सेम है, वहाँ भी वही अपने लोग हैं, वैसे ही अपनापन है वहाँ भी, यहाँ भी वही अपनापन है, अपने ही लोग हैं। तो मैंने कभी, खैर ऐसा नहीं कि आपके प्रति अगर सपोर्ट दिखा रहा हूँ तो पुलिस के वो मारने का कभी चाहूँ नहीं। यहाँ भी वही अपने लोग हैं, इधर भी जब कोई नुकसान होता है तो वही तक वैसे ही तकलीफ़ होता है। वहाँ आपकी पार्टी में भी जब कोई घटना होता है, कोई नुकसान होता है, तो वहाँ का भी तकलीफ़ हमेशा, मतलब दुख रहा है मेरे को, क्योंकि दोनों तरफ तो अपने ही लोग मर रहे हैं, मेरे को अच्छी तरह से पता है। तो ऐसा स्थिति रहा है, मैं हमेशा ऐसा स्थिति में रहा हूँ। लेकिन मैंने कभी मुखबिरी का काम या किसी को सूचना, तुम्हें इतना पैसा दूंगा, तुम मेरे को सूचना देना, नक्सलियों का, फिर इसके ऊपर मैं ऑपरेशन गश्त ले जाऊँगा, फिर वहाँ उनको मारूंगा, उसके बाद मेरे को प्रमोशन हो जाएगा, फिर मैं यहाँ आराम से, एक बीवी होगी, बच्चे होंगे, घर होंगे, गाड़ी होंगी, इस तरह का ख्वाब या इस तरह का सोच रख के कभी नौकरी किया ही नहीं ना, आगे कभी ऐसे करूँगा। तो ये है मेरा मानसिकता, और इसी तरीके से मैंने पुलिस की नौकरी जो भी है इतने सालों से काटा है। लेकिन 2014 में जब मैं सरेंडर किया, उसके बाद पुलिस की नौकरी लगेगी ये मेरे को पता था। नौकरी लगने के बाद से लेकिन मैं हमेशा से ये मन में रखा हूँ कि इसको एक समय सीमा तक करूँगा, उसके बाद मैं इसको छोड़ूंगा। मैं हमेशा से ये सोच के रखा, और इसके लिए मैंने 2020 का पूरा डेट, 1 जनवरी 2020 को ही मैं छोड़ दूँगा पुलिस की नौकरी, में कंफर्म हो गया था।
पर बात है कि 2020 में एक महामारी जिस तरीके से कोरोना का चला, लॉकडाउन चला, इसके ये सब देख के फिर मैं इस हालात को देखते हुए फिर मैंने फिर से पुलिस नौकरी को वैसे ही चलने देने को सोचा और फिर वैसे ही करता रहा। फिर उसी साल एक बीजापुर में एक नया एसपी साहब जो आए हैं, फिर वो आने के बाद यहाँ हम जो अपने सैनिक जो हम थे, हम लोग को फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया कि तुम लोग का काम सिर्फ नक्सलियों के बारे में सूचना लाना, उस पर अटैक करना, उस पर कार्रवाई करना, वो हमारा काम है। तुम सूचना नहीं लाते, ये नहीं लाते, तुम्हें क्यों नौकरी में रखेंगे, तुम्हें क्यों सिलेक्ट देंगे, इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया गया है। तो बाकी जितने मेरे साथ लड़के लोग थे उन लोग इक्का दुक्का इधर का क्षेत्र का जो भी है खबर देते थे, लेकिन मैं देता ही नहीं था क्योंकि मेरा मानसिकता ऐसा नहीं था कि किसी का नुकसान करना है, इसलिए मैं कभी देता नहीं था। फिर वो जब बहुत ज़्यादा वो किए, फिर उस समय लॉकडाउन था, तुरंत उस समय छोड़ता भी तो मेरे लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा करके मैंने इक्का दुक्का जो भी यहाँ वहाँ से कोई एक मुखबिर को कभी बनाया नहीं मैं किसी गाँव वाले व्यक्ति को, लेकिन कहीं कहीं से अचानक से कोई खबर मिल जाता था, उस समय ऐसे दे देता था अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। फिर भी ऐसा हुआ है कि उतने में काफ़ी नहीं था, तुमको एकदम कन्फर्म लाना है, अटैक कराना है, बहुत ज़्यादा इस तरीके से प्रेशर दिया गया, तो मैं अपने आप को ये सब नहीं कर सकता सर करके मैं इस पे सर के सामने व्यक्तिगत अकेले में मिला। फिर उसके बाद उन्होंने जब बोला कि ऐसे में नहीं रखेंगे तो ठीक है सर, मैं नहीं रखोगे तो मैं कोई बात नहीं, मैं भी नहीं करना चाहूँगा, आज नहीं तो कल निकाल देंगे, वैसे ही बोल रहे हो तो मैं निकाल दूँगा। तो ठीक है करके मैं लिखित में वही फिर देना पड़ा। फिर उसके बाद रिजाइन करके उसके बाद मैं भरमगढ़ की एक इलेक्ट्रिकल दुकान मोबाइल शॉप में वहाँ मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम किया हूँ, जो आपकी BCTS में जिसका का इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन क्लास, उसी का फ़ायदा रहा कि मैं यहाँ पे 6 महीने जैसे अभी मोबाइल देखने का काम किया, लेकिन तब भी मेरे ऊपर निशाना उतना ही रहा है आप लोग का, क्योंकि मैं इक्कत कहीं से भी सुनने को मिला है। तो ये था मेरा पुलिस जीवन, जो आपको लोगों को लगता है कि मैं वाकई में दुश्मनी किया हूँ, जो जिस आज तक देखिए मैं यही एक भी इंसान को मैंने कभी पकड़ाया नहीं हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं कई लोगों को जानता था, लेकिन कभी उनको ये नहीं कहा कि ये बंदा ये है। हाँ, एक बात मेरे बारे में एक ही बात कहेंगे सबसे ज़्यादा उस समय जो ट्रोल हुआ है, 2017 की बात करूँगा, 17 या 18 की बात है, जो उस पर ही मार्केट से एक बंदा को मैंने दिखा दिया था, उसको मैं पकड़ा, उसके पीछे उसकी भलाई है, लेकिन उस चीज़ को मैं सिर्फ समझता हूँ, सामने वाले नहीं। तो इस तरीके से मैंने कभी किसी का नुकसान करना चाहा भी नहीं, ना कभी चाहूँगा। तो इस तरह से मैं रहा हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी मेरे को मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं। वैसे भी देखिए BCTS मेरी लाइफ में सब कुछ है, मैं जैसा भी हूँ BCTS स्कूल के वजह से ही हूँ। अगर BCTS में मैं नहीं जाता, BCTS में मैं नहीं पढ़ता, तो शायद मेरी लाइफ, मेरी सपने, मेरे ड्रीम्स में जिस तरीके से सोच, ये सब शायद कुछ उल्टा, कुछ दूसरा ही होता। देखिए मैं आज यहाँ आने के बाद मेरे को डायरेक्ट जब आया, मैं प्यून कर रहा था जिस स्कूल में, वहाँ मेरे को डायरेक्ट 8वीं क्लास से पढ़ने का ऑफर मिला था। वहाँ का अधीक्षक कह दिया था कि तुम एक जन का ऐसी जगह है, तुम उसकी जगह पढ़ो और पढ़ते पढ़ते चपरासी का काम करो। लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं हमेशा से कहा मैं BCTS के स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पढ़ता तो मेरा BCTS हट जाता, यहाँ का नाम देना पड़ता। इसलिए मैंने कभी यहाँ की शिक्षा के बारे में कभी हासिल करना नहीं चाहा, क्योंकि मेरे को BCTS में जो दिया गया है वो काफ़ी है मेरे लिए, उतना ही काफ़ी है, मैं हमेशा से माना। और आज भी देख सकते हैं मेरा फेसबुक ID है, उसमें आप MK मुरिया के नाम से सर्च करिए, आपकी जो भी है साथी के द्वारा वहाँ मिल जाएगा। वहाँ पे भी मैंने RPCSI रेवोल्यूशनरी पीपुल्स काउंसिल स्कूल ऑफ इंद्रावती, जो इंद्रावती एरिया जनता सरकारी स्कूल है, उसको मैंने रखा, हेड किया। उसके बाद दूसरा है ग्रेजुएट का जो ऑप्शन आता है, वहाँ मैंने BCTS रखा। मैंने हमेशा से मेरी पढ़ाई के बारे में जो भी पूछा, हमेशा से मैं BCTS का जिक्र किया हूँ। तो इस तरीके से मैं BCTS से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। सौभाग्य की बात है कि मैं वहाँ पढ़ा हूँ। तो उस BCTS में जब से पढ़ा, वहाँ से निकला, उसके बाद से कहते हैं ना जीवन में खुली आंखों का एक सपना देखना चाहिए, वहाँ से मैं एक सपना पनपना शुरू हुआ मेरी आंखों में। वहाँ से बहुत सी चीज़ें कुछ समझा, तब समझने के बाद ये सब चीज़ें मतलब खुली आंखों का सपना पनपने लगा। फिर उसी तरीके से सोचते 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 मैंने अपने आप को कन्फर्म कर लिया कि मेरी लाइफ को जीना है तो मैं कुछ अलग तरीके से जीऊँगा। हाँ, पार्टी में रह के पार्टी के लिए काम करके जीना, ये भी आपके वहाँ के अनुसार बहुत ही बड़ा लेवल है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे को वहाँ उतना नहीं, मेरे को कुछ अलग करना है। इस पार्टी में नहीं, पार्टी से बाहर से जाके मेरे को कुछ अच्छा अलग करना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम रहा है। और उस ड्रीम के लिए मैंने टारगेट दिया था 2014 को मैं पार्टी छोड़ के जाऊँगा। लेकिन जानते हैं फिर आप लोग जिस तरीके से मेरे को नैतिक आरोप लगा के वहाँ से भगा दिए गए हैं जो भी है, तो 2013-14 में जाना था मेरे को, 13 में ही आना पड़ा। हाँ, जो भी हालत की वजह से वहाँ भी वही हालत है, समय से पहले छोड़ना पड़ा। आप लोग भले मेरे को नैतिक आरोप लगा के मेरे को भेज दिया ना, भगा दिए। आज देखिए सब लोग यहाँ आने के बाद बीवी बच्चे लड़की लड़के सब शौक है, यहाँ से हर कोई करता है, लेकिन आज तक मैं कुंवारा ही हूँ। हर कोई मेरे घर में कहते हैं, हर कोई कहता है शादी कर लो, लेकिन मैं अपने सपने के लिए जीना चाहता हूँ। ये बात किसी को मैं कहता नहीं कि नहीं मैं नहीं करूँगा, बस ये कह के हाँ करूँगा। मैं अपने सपने के लिए ही जीना चाहता हूँ, मेरे पूरे जीवन को मैं अपने सपने पे समर्पित कर दिया हूँ। तो मैं शादी, ये व्यक्तिगत जीवन, ये सब मेरे को नहीं चाहिए। साफ है, ये आपकी BCTS की शिक्षा, आपकी पार्टी की शिक्षा की वजह से ये सब है।
तो यहाँ आने के बाद मैंने एक व्यक्ति के बारे में जाना है। उसके बारे में खैर मैंने आपकी पार्टी से ही एक स्पीच सुनी थी, वहाँ रहे थे। यहाँ आने के बाद फिर 2017 की बात है, 17 आखिरी की एक आपके यहाँ से एक मेमोरी मिला था मेरे को आपके गानों का। उसमें एक स्पीच था राजीव दीक्षित जी का, जो मैंने 12 में उनके एक स्पीच सुना था, तो बहुत अच्छा लगा। मैं इसका सुना तो अधूरा रहा। उसके बारे में मैं यहाँ गूगल में, इंटरनेट में, सोशल मीडिया में ढूंढा, तो वहाँ पे राजीव दीक्षित जी के बारे में मैंने एक खोजा, लेकिन वहाँ तो आज कई सैकड़ों देखने को मिल गए। फिर उनको मैं सब सुनते गया, इतना अच्छा उनके लेक्चर था, इतना अच्छा उनका व्याख्यान थे, है अभी भी, कि उनको मैं सुनते फिर उनके पूरे जीवन को सुनने को मिला, देखने को मिला। फिर मैं उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा उसका भक्त बन गया, इतना ज़्यादा भक्त हो गया जिससे मैं आज तो मैं कहता हूँ मेरे लिए वो भगवान है, जो मेरे मार्गदर्शन है वो मेरे भगवान है, यही मैं मानता हूँ। तो बात कैसे इतना महान, या फिर ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपके पार्टी में रहते समय मैंने जो भी आप लोगों के पार्टी में रहते समय एक बात मैं कहूँ तो आप लोगों ने साम्राज्यवाद, लूट व्यवस्था, एक झूठी आज़ादी, एक काला कानून, एक क्रांति ला के हम ये सब कुछ चेंज करना, ये सब चीज़ों के बारे में एक ट्रेलर दिखा दिए थे मेरे को, एक बात मैं कहूँ तो। लेकिन यहाँ आने के बाद राजीव दीक्षित जी के बारे में सुना, पढ़ा, उसके मुँह से सब सुना, तो उन्होंने तो सेम वही लाइन था, लेकिन आप बंदूक के नोक पे करना चाहते हैं, लेकिन ये शांति के तरीके से पूरे देश को भारत स्वाभिमान आंदोलन के नाम से, या फिर स्वदेशी आंदोलन के नाम से, या फिर परिवर्तन क्रांति के नाम से, इस तरीके से कई अलग अलग नामों से वो पूरे देश में एक अभियान ऐसे माहौल बना दिए थे कि अगर वो आज तक जिंदा होती क्या होता वो पूरी दुनिया देख लेती, अलग बात है। तो इस तरह माहौल बना के वो उसी लाइन को वही जो आप नवजनवादी क्रांति करना चाहते हो, नवजनवादी क्रांति के बाद समाजवादी क्रांति, उसके बाद साम्यवादी क्रांति, ये भी सेम, ये भी इसका राजीव दीक्षित जी का भी यही कहना है। स्वदेशी आंदोलन से अपने देश को पहले आत्मनिर्भर करना है, उसके बाद फिर दुनिया में अपने बड़े बड़े देशों को, अपने मतलब जो भी छोटे मोटे देश उनको एक साथ ला के फिर अमेरिका, जो आप कहते हैं ना अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो रियल है। यहाँ आने के बाद मैं बोला ना, आप लोग ट्रेलर दिखा दिए थे, यहाँ के मैं हर चीज़ के बारे में पूरी फिल्म देख लिया हूँ। राजीव दीक्षित द्वारा दिखाया गया, ये मेरा मानना है, मैं मानता हूँ और सच है। तो ऐसा करके ये पूरे अमेरिका, फिर जिस तरह से अमेरिका आज पूरी दुनिया का दुश्मन है वो रियल है, और ऐसे फिर समाजवादी क्रांति ला के फिर दुनिया में हम साम्यवादी क्रांति, साम्यवाद समाज स्थापना कर सकती है, पूरा राजीव दीक्षित भी कहते हैं। एक बात तो समझ में आ गई है कि राजीव दीक्षित जी का ही रास्ता सबसे बेस्ट है, आज मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने जो ड्रीम बोल रहा हूँ ना सेम है। आपकी पार्टी ने मेरे को एक ड्रीम सपना दिया, लेकिन सपने में पाने के लिए, सब साकार करने के लिए जो मार्गदर्शन है वो सबसे ज़्यादा मेरे को राजीव दीक्षित जी से मिला है और मिल रहा है, ये मैं मानता हूँ। तो मेरा एक बात है, देखिए आप पार्टी में रहते समय हमें से सुनने को मिलता था कि दुनिया की जो भी वर्तमान स्थिति, जो भी हालात है, उन सब के बारे में पार्टी में सूचनाएं मिलती हैं, सब जानकारी होते हैं। तो मेरा एक सवाल है, क्या राजीव दीक्षित जी के बारे में आपके पार्टी में कोई जानकारी नहीं मिली थी क्या? अगर मिली थी तो फिर आपकी पार्टी ने किसी एक ऐसे बड़े लीडर को उनके साथ क्यों नहीं रखा, या फिर उनकी सुरक्षा के लिए क्यों नहीं रखा गया? संयुक्त मोर्चा में तो हमेशा से कहते हैं ना, आप बंदूक के रास्ते हो चाहे कोई भी रास्ते हो, अपना क्रांति लाना एक ही मकसद है। तो क्यों राजीव दीक्षित जी तो वही रास्ते से चल रहे थे अहिंसक तरीके से, पूरे देश को एक साथ इकट्ठा करके, तो उनके साथ कोई ऐसा बड़े अपने पार्टी के कोई आपके लीडर को क्यों नहीं रखें? क्यों उसके साथ रहे कि इस क्रांति को आगे बढ़ाना, किसी एक को भी कुछ हो जाए, राजीव दीक्षित जी के साथ कुछ हो जाए तो तुम्हें इसको आगे बढ़ा, या फिर उन्हें सुरक्षा भी तो देना चाहिए था। मैं सबसे ज़्यादा सोचता हूँ कि उसको सुरक्षा क्यों नहीं दिया गया है? आपकी पार्टी क्या उसको गलत मानती है? अगर उसकी आपकी पार्टी से अगर ऐसा कहा जाता है कि वो गलत इंसान थे, तो फिर पार्टी ने जो भी बातें कही होगी मैं उसे झूठी मान लूँगा, जिसे नवजनवादी क्रांति के सपने ये सब जो भी है, क्योंकि वो व्यक्ति, और मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आपका विचारधारा उसकी विचारधारा सेम तो है, लेकिन एक गर्म एक नरम है। एक भगत सिंह के रास्ते, एक गांधी के रास्ते, यही है ना। भ्रष्टाचार सिस्टम वाले बाबा रामदेव जैसे कुत्ते लोग उन्हें जिस तरीके से भरोसा कर जीत के उन्हें पीठ पीछे वार करके उन्हें जो मार दिया गया है, तो उसके बाद क्यों ना ऐसे उसके अधूरे सपनों को आगे बढ़ने के लिए क्यों ऐसे आपके पार्टी के तहत किसी अच्छे बड़े लीडर को ऐसे क्यों आगे नहीं लाया जा रहा है? देखिए मेरा ये भी छोटा आदमी हूँ, इतना ज़्यादा हुआ भी नहीं मिला मेरे को ज्ञान कि मैं आपको सुझाव दे सकूँ, बट एक बात जहाँ तक मैं सोचता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अभी तक भी ऐसा क्यों लगता है कि बंदूक के नोक के दम से ही हम क्रांति हासिल कर सकते हैं, सत्ता हासिल कर सकते हैं? जहाँ तक मैं सोचता हूँ, देखो वो चीन का जो भी हालत है, वो माहौल समय अलग था, आज अलग है। तो आज आप उसी मकसद को, उसी को लेके चलेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता संभव है। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि वो आपकी क्रांति, या फिर आप चीन जैसे कुछ, या फिर आपकी नवजनवादी क्रांति का जो सपने बंदूक के रास्ते पे चल रहे हैं, मतलब पाना चाहते हैं, उसे मैं यही कहूँगा कि नवजनवादी क्रांति अगर पाना है तो राजीव दीक्षित जी के
कही हुई वो जिस तरीके से व्यवस्था की सपना का पूरा जो नई व्यवस्था का ढांचा जिस तरीके से बनाते, जो रूपरेखा बनाते हो, उसी पर उसी राजीव दीक्षित जी के अधूरे सपनों को आगे बढ़ाते हुए आगे जाएंगे, तभी जाके आपकी नजरवादी क्रांति संभव है। और राजीव दीक्षित जी की जो अधूरा सपना है वो कंप्लीट हो जाएगा। राजीव दीक्षित जी की नहीं, राजीव दीक्षित जी हमेशा कहे 7,32,780 जो भारत की क्रांतिकारियों का जो सपना है वो साकार हो जाएगा। तो यही मेरा सुझाव है कि सोचिए कि आप लोग इस रास्ते संभव नहीं। देखिए तेलंगाना, श्रीकाकुलम जो भी है, वहाँ भी एक आदर्श क्षेत्र बनते बनते वहाँ से फिर जो हाल हुआ, फिर दंडाकरण मारा, फिर आज भी यहाँ भी मेरे को लगता है कि यहाँ भी वही हाल बन रहा है। यहाँ से भी आज नहीं तो कल आप लोग को ऐसा लगता है कि छोड़ के भागना पड़ेगा। यहाँ से वहाँ बस ऐसे घूमते 100 साल होने को है भारत में, पार्टी बन के 25 में बना है ना, तब से लेकर 100 साल होने के, लेकिन कुछ एक आदर्श क्षेत्र में बना नहीं पाए, आपकी पार्टी बना नहीं पाई। तो ऐसे ही चलता रहा तो संभव नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि राजीव दीक्षित जी के अनुसार आप सोच लीजिए उसके अधूरे सपनों को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद संभव है आपका नौजवादी क्रांति आपके जैसे चाहते वैसे संभव है, शांति के तरीके से। और दूसरी बात है, जैसे आज तो मैं इस वीडियो में उतना कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, कहने को बहुत है। आप लोग भले मेरे को मानना चाहते हैं पर ढूंढ रहे होंगे मेरे को मानने के लिए, पर एक बात है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आज नहीं तो कल एक ऐसे व्यक्ति बन के मैं आप लोग के पास आना चाहता हूँ जिसे ना आपसे कोई खतरा, ना आपसे कोई खतरा होगी, ना सरकार से कोई खतरा। एक ऐसा अपने आप को मैं ऐसे माहौल बना के आना चाहता हूँ, आपके पास आऊँगा ज़रूर एक दिन। हाँ, वो खूब सारे सवाल लेके आऊँगा जो मैं इस वीडियो के साथ तो नहीं दे सकता, तो घंटों हो जाएंगे फिर ऐसे। तो इसीलिए मैं एक दिन आऊँगा आपके पास, ना सरकार के नज़र से गलत होगा, ना आपकी नज़र से मैं गलत करना चाहता हूँ। मैं तो वो सच्चा और ईमानदार इंसान हूँ जो आप लोगों ने सिखाई ना, सच्चा और ईमानदार रह के देश के लिए देश प्रेम सिखाया। देश प्रेम है हमारे अंदर, उस चीज़ को दिखाते तो दिखावा तो नहीं करना होता ना, देश प्रेम दिल में जो है या नहीं है, पर जो है तो है। आपको पार्टी ने दिया, राजीव दीक्षित जी ने उसे कूट कूट खाकर भरा, तो ये हमारे अंदर देश प्रेम है, देश के लिए कुछ करने का है। यही तो ड्रीम मतलब ये नहीं कि कुछ और है, ड्रीम वही है जो समाज देश को कुछ देश के लिए या फिर कुछ करने के लिए, भला करने के लिए, यही मेरा ड्रीम है। तो एक दिन आपके पास मैं ज़रूर आऊँगा, इन सब बातों को लेके बात करूँगा। फिलहाल बस इतना ही। पर हाँ, इस वीडियो के साथ मैं कुछ MP3 भेज रहा हूँ, व्याख्यान जो मैं कह रहा था, लेक्चर्स जो राजीव दीक्षित जी के हैं, जो मैंने सुना है और सुनते आ रहा हूँ, जितना भी मेरे पास पर्याप्त है, उन सबको मैं आपके पास भेज रहा हूँ। और वो देखिए उनमें से भारत के इतिहास के लेके सब कुछ के बारे में राजीव दीक्षित जी ने जो भी है जितना हो सके अपने लेक्चरों के तहत लोगों के सामने रखा है, जो मैंने आज समझ गया हूँ। तो वही चीज़ें आप लोग के पास में भेज रहा हूँ, आप लोग सुनिए, खासकर मपोस की टीमों का आप सुनाइए। फिर उसके बाद वहाँ पार्टी में भी कई गलत इतिहास पढ़ाया गया है, जो मैंने खुद रहा ना BCTS में रहा या फिर BCTS में या उसके बाहर भी मैं जब भी मौका सफर में सुना, तो कुछ इतिहासों को गलत तरीके से बताया जा रहा है, जो कि उस इतिहास की सच्चाई जड़ से निकाल के राजीव दीक्षित जी लाकर उसके लेक्चर के तहत लोगों तक पहुँचाए हैं। उन्हीं को मैं आज आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। इस वीडियो के साथ MP3 भी है, तो फोल्डर में होगा और राजीव दीक्षित जी के नाम से, तो उनको वापस के द्वारा तहत सुनिए, फिर अध्ययन करिए। उसमें से जो सही इतिहास है, सही जानकारियाँ हैं, आपके BCTS जो अभी चल रहा होगा शायद उसमें हो, या फिर मोपोस क्लासेस होता हो या होता हो वाली बात नहीं है, और मास क्लासेस, इन सब में जो भी क्लासेस होगा उनमें सही इतिहास और जानकारियाँ दी जाए, मतलब सुनने के बाद दी जाए, ये मेरा सोच है। आप लोग सुनिए ज़रूर। उसी में उन्हीं व्याख्यानों में पूरा ढांचा भी है, जिसमें बोल रहा था ना, उन्होंने जिस तरीके से नवजनवादी क्रांति, आपकी भाषा में कहते नवजनवादी क्रांति, समाजवादी क्रांति, साम्यवादी क्रांति, सपना का सब जिक्र उन्हीं लेक्चरों में भी सुनने को देखने को मिलेगा। तो आप लोग वो भी भेज रहा हूँ, तो आप ज़रूर सुनिए और उस अनुसार जानकारी आपके पार्टी और आपके कैडरों तक पहुँचाएंगे, ये मेरा आशा है। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ, कहने को तो बहुत है पर फिलहाल इतना ही है। इसके साथ बाकी मेरे कुछ चीज़ें हैं जो आपको भेज रहा हूँ, मेरी जानकारियाँ हैं, चीज़ें तो नहीं, मेरी जानकारियाँ। तो इतना ही है, इतना ही कहना चाह रहा था मैं, यही बात था। आगे कभी आएंगे, हम तो ज़रूर आएंगे एक दिन। आज 8 साल होने को, 10 साल के बाद हो सकता है, 9 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, आएंगे ज़रूर आपके पास। और ऐसे बहुत सी बातें हैं जो आपसे कहना चाहता हूँ या फिर आप लोग के सामने बात करना चाहता हूँ, करूँगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, लाल सलाम।